बेटी मनीषा की, एक मासूम लड़की जो रोज बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। लेकिन एक दिन वह घर से निकली और कभी वापस नहीं लौटी। उसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ पूरे हरियाणा को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आखिर उस दिन मनीषा के साथ क्या हुआ था, आइए इस दर्दनाक कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी की है। भिवानी जिले में एक गांव पड़ता है, दाढ़ी लक्ष्मण। यहीं की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था मनीषा। उम्र होगी लगभग 19 से 20 साल। बड़ी ही सीधी सादी, अपने घर वालों की लाडली और पूरे गांव की पहचान। कुछ ही दिन पहले मनीषा ने अपने करियर की ओर पहला कदम बढ़ाया था। पास ही एक जगह है सिंघानी, वहां पर एक प्ले स्कूल है। उसी स्कूल में उसने टीचर की नौकरी ज्वाइन की थी। लेकिन उसके रोजाना के सफर में एक मुश्किल थी। मनीषा जब स्कूल आती जाती थी तो वह नर्सिंग कॉलेज की बस से सफर करती थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है, जब मनीषा नर्सिंग कॉलेज की छात्रा थी ही नहीं तो फिर वह उस कॉलेज की बस में कैसे बैठती थी? क्योंकि आमतौर पर किसी भी कॉलेज की बस में सफर करने की इजाजत सिर्फ 2 ही लोगों को होती है, या तो उस कॉलेज के विद्यार्थी या फिर वहां पढ़ाने वाले स्टाफ सदस्य। लेकिन मनीषा तो एक प्ले स्कूल की टीचर थी, न कि नर्सिंग कॉलेज की छात्रा। फिर भी वह रोज दोनों तरफ, घर से स्कूल और स्कूल से घर, उसी नर्सिंग कॉलेज की बस से सफर करती थी। असल में मनीषा को अपने गांव से प्ले स्कूल तक पहुंचने के लिए 2-2 बसें बदलनी पड़ती थीं। यानी पहले गांव से एक बस पकड़ती, फिर बीच रास्ते से दूसरी बस लेती। इस पूरे चक्कर में रोज उसका काफी वक्त लग जाता था और इसी वजह से वह अक्सर स्कूल देर से पहुंचती थी। प्ले स्कूल की संचालक ने कई बार नोटिस किया कि मनीषा लेट आती है। एक दिन उन्होंने सीधा सवाल कर लिया, तुम रोज इतनी देर से क्यों आती हो? बच्चे इंतजार करते हैं, क्लास का टाइम बिगड़ता है। इस पर मनीषा ने साफ कहा, मेरे गांव से यहां तक कोई सीधी बस नहीं मिलती, मुझे 2 बार बस बदलनी पड़ती है, तभी मैं स्कूल पहुंच पाती हूं। इसलिए चाहकर भी टाइम से आना मुश्किल हो जाता है। यह सुनकर प्ले स्कूल संचालक ने सोचा कि अगर कोई सीधी बस मिल जाए तो मनीषा टाइम पर स्कूल पहुंच सकती है। उन्हें पता चला कि पास के नर्सिंग कॉलेज की बस सीधे उसी गांव तक जाती है जहां मनीषा रहती थी। यही सोचकर उन्होंने नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन से बात की और कहा, हमारे यहाँ की एक टीचर रोज आपके रूट से सफर करती है, अगर आप इजाजत दें तो उसे भी अपनी बस में आने जाने की सुविधा दे दीजिए। नर्सिंग कॉलेज ने हामी भर दी और यहीं से शुरू हुआ मनीषा का नया सफर। अब वह रोज उसी बस से घर से स्कूल और स्कूल से घर आने जाने लगी। रोज सुबह ठीक 8 बजे मनीषा घर से निकलती और स्कूल में पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती, बच्चों का ध्यान रखती और शाम को समय पर घर वापस आ जाती। लेकिन 11 अगस्त 2025 का दिन अलग था। उस दिन सुबह वह हमेशा की तरह स्कूल गई। सब कुछ सामान्य था, मगर लगभग सुबह 11:23 पर उसने अपने पिता संजय को फोन किया। बोली, पापा आज थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है और भरना है, आप टेंशन मत लेना। पिता ने भी प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातचीत यहीं खत्म हो जाती है। संजय को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी बेटी की उनसे आखिरी लंबी बातचीत साबित हो सकती है। कुछ देर बाद मनीषा को एक और फोन आता है। फिर वह घर पर दोबारा फोन करती है। इस बार फोन उसकी मौसी उठाती है। मौसी पूछती है, क्या हुआ बेटा मनीषा? मनीषा कहती है, मौसी जी, मैंने एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया था, डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है, आप उसे ले लेना। मौसी उस वक्त थोड़ी व्यस्त थी। बोली, अरे बेटा, हम तो अभी काम में लगे हैं और घर पर भी नहीं है, तुम ऐसा करो अपने दादा का नाम बता देना, डिलीवरी वाला आकर सीधे दादाजी को दे देगा। ठीक है मौसी जी, मनीषा मुस्कुराकर कहती है और फोन रख देती है। उसके बाद वह फिर से अपने स्कूल के कामों में लग जाती है, बच्चों को पढ़ाने लगती है। जैसे ही दोपहर के 2 बजते हैं, रोज की तरह विद्यालय की छुट्टी होती है। फिर वह नर्सिंग कॉलेज की ओर जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और शाम हो जाती है। शाम के करीब 6:26 का समय था जब लड़की के पिता संजय के फोन पर एक मिस कॉल आई। बेटी की मिस कॉल देखते ही उन्होंने तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश की, मगर उधर से फोन नहीं लगा। बार बार कोशिश करने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 6:26 मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया, फोन बंद था उसका। अब घर के भीतर बेचैनी फैलने लगी। सब सोचने लगे कि आखिर बेटी इतनी देर क्यों कर रही है, जबकि वह तो कभी भी इतना लेट नहीं होती थी। परिवार वाले आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी संजय ने ठान लिया कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें खुद वहीं जाकर देखना होगा। वह तुरंत सिंघानी की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले उस प्ले स्कूल के स्टाफ से बातचीत की जहां उनकी बेटी काम करती थी। उन्होंने पूछा, भाई साहब, मेरी बेटी आज घर नहीं पहुंची, आपको कुछ जानकारी है कि वह कहां गई थी? लेकिन किसी को कोई ठोस जानकारी नहीं थी। चिंता और बढ़ गई तो संजय ने 112 नंबर डायल किया और पुलिस से मदद मांगी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर आ पहुंची। गाड़ी में ईएसआई अनूर, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र मौजूद थे। अब उम्मीद थी कि पुलिस गंभीरता से तलाशी शुरू करेगी, लेकिन उनके रवैये ने संजय का दिल तोड़ दिया। बातचीत में उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बातें कहीं। तुम्हारी लड़की भाग भूग गई होगी, आ जाएगी। जब संजय ने ये बातें सुनी तो वह बहुत गुस्से में आ गए। भाग भूगी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी, बोले क्यों घबरा रहा है? ये बात होकर के फिर मैं उसको बोला कि सर, मगर ये तो कोई बात नहीं है, इस काम के लिए नहीं आया आप यहाँ पे, जिस काम के लिए आए ना वो काम करो यहाँ पर। उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन उनके रिएक्शन के बाद भी जहां जहां पुलिस को तलाश करनी थी, जितनी ईमानदारी और शिद्दत से काम करना चाहिए था, वहां उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने बस थोड़ी बहुत औपचारिकताएं निभाई। जब वे लोग आइडियल कॉलेज पहुंचे और वहां के स्टाफ से मिले तो पुलिस वालों का अंदाज देखकर हैरानी हुई। वे ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, पीठ पर हाथ मार रहे थे जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। वहीं दूसरी ओर एक पिता अपनी बेटी को लेकर परेशान था। पुलिस वाला उनके साथ कोई बातचीत की है, बोले जी ठीक है कोई नहीं, फिर मिलेंगे हम वहाँ आगे। हाँ, ऐसे कंधे पे हाथ मार के बोले जी कोई नहीं, आप फिर मिलते हैं जी, घर बैठ के मिलेंगे आपसे, ऐसे ऐसी बात हुई उनकी कुछ।
आखिरकार रात के लगभग 10 बज गए। तब उन तीनों पुलिस वालों ने संजय से कहा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब आप एक काम कीजिए, नजदीकी लोहारू थाने जाइए और वहां जाकर FIR दर्ज कराइए। संजय ने यह बात सुनने के बाद फिर अपने पिता से सलाह की। उसके साथ जो 1-2 साथी थे उन्होंने भी कहा, अब तो रात काफी हो गई है, क्यों ना सुबह जाकर FIR कराएं, अभी अंधेरा है, कल सुबह ही चलेंगे। सबने यही तय किया कि सुबह जाकर देखा जाएगा। फिर भी रात में जितना हो सकता था उन्होंने खुद अपनी तरफ से बेटी की तलाश करने की पूरी कोशिश की। 12 अगस्त 2025 की सुबह करीब 8:45 का समय था। संजय सिंह अपने परिवार के चाचा और 1-2 साथियों के साथ नजदीकी लोहारू थाने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी कल से लापता है, घर नहीं लौटी है। लेकिन पुलिस ने इस गंभीर सूचना पर वह तत्परता नहीं दिखाई जिसकी एक पिता को उम्मीद थी। सुबह से शाम हो गई, समय कब बीत गया किसी को एहसास ही नहीं हुआ। दिन पूरा निकल गया और रात के 7 बज गए, मगर संजय को केवल थाने के चक्कर ही कटवाए जाते रहे। पिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुलिस का रवैया बेहद लापरवाह था। आखिरकार देर रात को FIR दर्ज की गई। SHO अशोक कुमार ने मामला दर्ज किया और जांच की जिम्मेदारी SI शकुंतला को सौंप दी गई। लेकिन अफसोस, जिस गंभीरता और ईमानदारी से एक बेटी की गुमशुदगी की जांच होनी चाहिए थी, उतनी संजीदगी यहां दिखाई नहीं दी। थाने के भीतर ही तरह तरह की बातें होने लगीं। शादी करके चली गई होगी, कहीं पिकनिक मनाने चली गई होगी, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। ये बातें सुनकर संजय का दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, मैं तो मदद की आस में पुलिस के पास आया हूं और यही लोग मेरी बेटी पर ऐसे ताने कस रहे हैं। क्या हर बेटी के साथ यही सोचा जाता है? क्या हर गुमशुदा लड़की के बारे में यही कहा जाएगा? इन सवालों ने उसके दिल को चीर कर रख दिया। लेकिन संजय ने हिम्मत नहीं हारी। वह खुद कॉलेज गया, उस प्ले स्कूल तक पहुंचा जहां उसकी बेटी काम करती थी। उसने CCTV फुटेज की मांग की, लेकिन उसे टाल दिया गया। बस इतना कहा गया, जब बड़े अधिकारी आएंगे तभी फुटेज दिखाया जाएगा। यह सुनकर उसकी उम्मीदें और भी टूट गईं, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। 13 अगस्त 2025 की सुबह संजय एक बार फिर कॉलेज की ओर गया। उसका मन बस यही कह रहा था कि शायद CCTV फुटेज में बेटी की झलक मिल जाए। इसी बीच पुलिस चाहती तो उसकी बेटी का CDR निकलवा सकती थी, मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर सकती थी। लेकिन अफसोस, इस केस को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। और फिर उसी दिन 13 अगस्त 2025 को लोहारू थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी की नहर के पास ग्रामीणों ने एक लड़की की बॉडी देखी। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच अधिकारी ASI शकुंतला ने तुरंत संजय को फोन किया और कहा, संजय जी, आपको तुरंत आना होगा, हमने एक बॉडी पाई है, जरा देख लीजिए, कहीं यह आपकी बेटी तो नहीं। यह सुनकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा परिवार रोता बिलखता वहां पहुंचा। बेटी के कपड़ों से उन्होंने उसकी पहचान की, लेकिन जिस हालत में बेटी की लाश मिली उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, भोजन और श्वास नली बाहर खींची हुई थी। गर्दन पर चांद जैसे आकार का एक गहरा जख्म था जो करीब 29.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर लंबा था। बेटी की लाश देखकर गांव वाले भी स्तब्ध रह गए। भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम शुरू होते ही यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। 14 अगस्त को गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतर आए। हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या एक गरीब मजदूर की बेटी की कोई कीमत नहीं? अगर यही बेटी किसी मंत्री, विधायक या किसी बड़े आदमी की होती तो क्या पुलिस इतनी लापरवाही करती? लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। पूरे इलाके में न्याय की मांग गूंजने लगी। 14 तारीख को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने बॉडी परिवार वालों को सौंप दी, लेकिन घर वालों ने साफ कह दिया, जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे हम बेटी का शव नहीं लेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए। परिजनों का गुस्सा बढ़ता ही गया। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और ऐलान कर दिया, हत्यारे पकड़े बिना बॉडी नहीं उठेगी, अंतिम संस्कार नहीं होगा। 16 और 17 अगस्त को माहौल और गर्म हो गया। पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। घंटों घंटों रोड जाम रहे। स्कूल कॉलेज बंद, दुकानें बाजार ठप। हर जगह सिर्फ एक ही गुस्सा था, मनीषा को इंसाफ दिलाने का। इस दबाव में पुलिस और सरकार की नींद टूटी। यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा। बड़े बड़े अफसर, चाहे SSP हों, IG हों या DIG, सब मौके पर पहुंचे और आश्वासन देने लगे कि पूरी ईमानदारी से जांच होगी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी बीच कार्रवाई भी हुई। उस वक्त के SAP मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया और 2014 बैच के IPS सुमित कुमार को चार्ज सौंपा गया। SHO अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। ASI शकुंतला, जिसने केस सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह PCR पर मौजूद ESI अनूप, कांस्टेबल पवन और SPO धर्मेंद्र को भी निलंबित कर दिया गया। लेकिन जनता और भड़क गई। उनका कहना था, ट्रांसफर कर दोगे तो फिर से चार्ज मिल जाएगा, सस्पेंड कर दोगे तो बाद में बहाल हो जाएगा। लेकिन क्या हमारी बेटी वापस आ जाएगी? अगर पहले ही ईमानदारी से काम होता तो शायद वो जिंदा होती। गुस्से की यह लपट झज्जर, जिंद और फतेहाबाद तक फैल गई। पक्ष हो या विपक्ष, रोडवेज कर्मचारी हों, छात्र छात्राएं हों या व्यापारी, सब सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते सिर्फ हरियाणा ही नहीं, आसपास के राज्यों तक लोग एक सुर में बोलने लगे, ईमानदारी से जांच करो, हत्यारों को पकड़ो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बॉडी नहीं लेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला अस्पताल में हुआ। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गांव का माहौल और भी उथल पुथल हो गया। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था, शरीर पर जो गहरे घाव हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे लगते हैं जैसे जानवरों ने नोचा हो। गले पर किसी हथियार के वार के निशान नहीं मिले। यौन शोषण का भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट बाहर आई, गांव के लोग भड़क उठे। लोग कहने लगे, इतनी बुरी हालत में लड़की का शव मिला और डॉक्टर कह रहे हैं कि यह जानवरों की वजह से है। अगर यह यौन शोषण और जघन्य अपराध नहीं है तो क्या है? रिपोर्ट में सच क्यों नहीं लिखा गया? सच को छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? परिवार का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। भीड़ बढ़ने लगी।
नारे लगने लगे। दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार फैसला हुआ कि शव का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। शव को PGIMS रोहतक भेजा गया। रोहतक के डॉक्टरों की टीम ने बारीकी से जांच की। उनकी रिपोर्ट आई, बलात्कार या यौन हिंसा का कोई सबूत नहीं है। गर्दन और शरीर पर जो चोटें दिख रही हैं वे हथियार से नहीं बल्कि जानवरों के नोचने जैसी हैं। लेकिन इस बार एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। यह घटना यौन शोषण या हिंसा से जुड़ी नहीं बताई गई, बल्कि मौत का कारण हानिकारक दवा का सेवन बताया गया। यह रिपोर्ट आते ही गांव में और बड़ी हलचल मच गई। गांव वाले यह मानने को तैयार ही नहीं थे। इसी बीच मामला लगातार बढ़ता चला गया। 18 अगस्त 2025 की दोपहर के आसपास सोशल मीडिया पर एक पत्र बहुत तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि उससे एक दिन पहले डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम ने नहर के आसपास का पूरा इलाका जहां से बॉडी मिली थी छान मारा था। हर जगह पड़ताल हुई लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कहा जा रहा था कि कुछ सबूत छुपाने की भी कोशिश की गई, लेकिन कई अहम सुराग ऐसे थे ही नहीं जिन्हें आसानी से जुटाया जा सके। 18 अगस्त को जब सोशल मीडिया पर वह पत्र वायरल हुआ, उसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं कभी गलत नहीं थी और न ही मैंने कोई गलत काम किया। बस मैं आपके सपने पूरे करना चाहती थी। मैं BSSC नर्सिंग करना चाहती थी क्योंकि नोट से क्रैक करके नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी ताकि आप दोनों का सपना पूरा कर सकूं। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। अगर मैंने आपको कभी दुख दिया हो तो माफ कर दीजिए। आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। मुझे जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ऐसा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन यह पत्र असली है या नकली, इस पर अब भी सवाल खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही था, अगर यह सचमुच मनीषा ने अपने माता पिता के लिए लिखी थी तो उसने अंग्रेजी में क्यों लिखी, जबकि उसके माता पिता को अंग्रेजी पढ़नी आती ही नहीं। मनीषा के माता पिता ने साफ कहा, हमारी बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। वह मजबूत इरादों वाली थी, आगे पढ़ाई कर रही थी और हमारे सपनों को पूरा करना चाहती थी। घर वाले और ग्रामीण पुलिस की थ्योरी मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि यह एक सुनियोजित हत्या है। 9 दिन की संघर्ष भरी लड़ाई के बाद मनीषा को अंतिम विदाई दी गई। उसके माता पिता ने तभी अंतिम संस्कार के लिए हामी भरी जब सरकार ने उनकी सबसे बड़ी मांगें मान ली। तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के AIIMS में कराया जाएगा और पूरा मामला अब CBI को सौंपा जाएगा। आज मनीषा भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी लड़ाई अब न्याय की लड़ाई बन चुकी है। पूरा गांव, पूरा प्रदेश और पूरा देश आज एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या मनीषा को न्याय मिलेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।